हाँ जी, क्या हाल चाल है। देखिए भैया, ये वाला वीडियो आपका आ रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 17, 18, 19 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 डन इन क्लास। तो डन करना पड़ेगा यहाँ पे। हमारा कितना कितना हो चुका है, कुछ आइडिया है क्या आपको? इलस्ट्रेशन 1 कराई थी आपको, इलस्ट्रेशन 2 3 डिस्कस करी थी आपके साथ, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 डिस्कस करी थी, फाइव डिस्कस करी थी, 6 7 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थोड़ा बहुत दिखाया था आपको क्या होता है। 7 के बाद चल भाई, ये भी कराया था क्या? ये भी कराई थी, 8th भी कराई थी, 9th भी कराई थी, ये 9th नहीं कराई थी तो 9th में करा देता हूँ, बहुत सिंपल है। अब तो आपको पता ही है कि मिस्टर ए ने जो है ट्रांसफ़र करी है सेल्फ जनरेट गुडविल ऑफिस प्रोफेशन, और प्रोफेशन जो है उन इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं आता जो हमने लिस्ट पढ़ी थी। कोई भी इंटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड होगा, कोई भी एसेट सेल्फ जनरेटेड होगा, कैपिटल एसेट, एक्सेप्ट दोज विच वर मेंशन इन आवर बुक, उस सभी में क्या होगा, कैपिटल गेन निकलेगा ही नहीं, इवन टैक्स ही नहीं निकलेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट इनडिटर्मिनेबल है। ये करते हैं सिंघानिया इन कंपनी या सोल प्रोप्राइटरशिप ओन 6 मशीन्स, और मशीन को ये जो है बेच रहे हैं, यानी कि बिजनेस के एसेट को बेच रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है हम करेंगे पीजीवीबी में, लिख लीजिए, जब पीजीवीबी का चैप्टर होगा तब इसको ट्राई करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये स्लम सेल का क्वेश्चन आ रहा है, तो स्लम सेल जो है इसका कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी इलस्ट्रेशन वगैरह लगता है ICA ने हटा दी है। स्लम सेल सेक्शन 50B, मैंने आपको इसका थोड़ा बहुत तो बेसिक बताया था कि जब कभी पूरी की पूरी अंडरटेकिंग एसेट लाइबिलिटी पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर अमाउंट पर ट्रांसफर होती है, उसे स्लम सेल बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो जितने भी एसेट हैं हर एक कैपिटल एसेट हो सकता है स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के, बट अगर सभी को एक साथ बेचा जा रहा है, लाइबिलिटीज़ को बेचा जा रहा है और एक प्राइस पर बेचा जा रहा है, तो उसमें आप इंडिविजुअल एसेट की प्राइस नहीं निकाल सकते। तो उस केस में आपको नेट वर्थ निकालनी पड़ती है, और नेट वर्थ आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ऊपर पे जितने भी बेचोगे वो आपका गेन आएगा। स्लम सेल के केस में दोस्तों इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कराया था, जो 4-5 केसेस बताए थे जहाँ जहाँ इंडेक्सेशन नहीं होती वहाँ पर एक स्लम सेल भी लिखा था। तो यह इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं, भले आपका लॉन्ग टर्म क्यों ना हो अंडरटेकिंग। सिंपल सा नेटवर्थ निकालेंगे, ज़्यादा में बेचा गेन आएगा, कम में बेचा लॉस आएगा। नेटवर्थ का मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। हालांकि इसके कुछ रूल्स हैं, नेटवर्थ निकालने के कुछ रूल्स हैं, और रूल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो डेप्रिशिएबल एसेट होगा उसमें हम उनकी रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे, यानी इनकम टैक्स में डेप्रिशन माइनस कर करके जब से लिया है तब से डेप्रिशन माइनस कर करके जो इनकम टैक्स के हिसाब से होता है वो माइनस करके जो वैल्यू आ रही है उसे हम डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू मानेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मानेंगे। जो कैपिटल एसेट जिसकी 100% कॉस्ट पीएनएल में ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है, ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में कराए जाएंगे। कुछ एसेट में बोला गया कि 100% जो कॉस्ट है उसको सीधा पीएनएल में डाल सकते हो जिस साल आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, यानी वैसे तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पीएनएल में आता है, बट कुछ केसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ सकता है। अब क्योंकि उन कैपिटल एसेट की 100% कॉस्ट पीएनएल में ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है, तो इसीलिए उसकी अब जो आप वैल्यू लोगे वो निल लोगे, क्योंकि उसका ऑलरेडी आप बेनिफिट ले चुके हो, पीएनएल में डेबिट कर चुके हो, जो नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले। बाकी सभी एसेट के लिए जो बुक पर वैल्यू आ रही है, बुक वैल्यू जो आ रही है वही आप कंसीडर करेंगे। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल एसेट आएगा, माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़, यानी बाहर वालों को जो पैसा देना है, तो आपके पास नेट वर्थ आएगी। रीवैल्यूएशन अगर किया है किसी एसेट का तो उसको कंप्लीटली इग्नोर करना होगा, यानी 100 रुपये की चीज़ को एसेट में 110 कर दिया, 10 रुपये का रीवैल्यूएशन रिजर्व बना दिया, तो वो एसेट को 110 नहीं बल्कि 100 ही रुपये मानेंगे, रीवैल्यूएशन का रिजर्व कंसीडर नहीं करेंगे। वरना तो कोई कितना भी इन्फ्लेट कर देगा अपनी कॉस्ट को कि भाई मेरा 100 के नहीं मेरे 1 करोड़ के एसेट है, बेचोगे लॉस ही आएगा, तो रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नहीं ले सकते। और अगर 36 मंथ से कम रखा है, 36 मंथ तक भी रखा है, तो शॉर्ट टर्म अदरवाइज लॉन्ग टर्म। इलस्ट्रेशन अब डिस्कस करेंगे। देखो इलस्ट्रेशन पहले क्या थी 16, अब क्या हो गई है 11, बाकी गायब कर दिया। मिस्टर ए इज़ अ प्रोप्राइटर
of Akash Enterprise. Having 2 units, he transferred on 1st April 20 his unit 1 by way of slum sale for a total consideration of 25 लाख रुपए. यूनिट 1 को बेच दिया. यूनिट 1 ये रही. ठीक है जी, यूनिट 1 को बेच दिया. ये स्टार्ट करी थी 2005-6 में, यानी कि लॉन्ग टर्म नेचर की है. 36 मंथ से ज़्यादा रखा है. एक्सपेंसेस करे कुछ ट्रांसफर पे हुआ है 28,000. बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 20 की. ये उसकी खुद की कैपिटल है. ये कुछ रीवैल्यूएशन रिजर्व है जिसमें बिल्डिंग 1 का कितना है वो अलग से गिवन है, यानी 3 लाख में जो है ये बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1 के लिए ही गिवन है, ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे. बैंक लोन है इसमें 70% यूनिट 1 का है, 30% यूनिट 2 का है. ट्रेड क्रेडिटर है 25% यूनिट 1 के हैं. तो यानी कि यूनिट 1 का कितना कितना है हमें वो देखना है. बिल्डिंग कितनी है 12 लाख, पर 3 लाख क्या है रीवैल्यूड पोर्शन है. तो एक्चुअली में बिल्डिंग क्या है 9 लाख की. रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नहीं लेते. मशीनरी है बुक वैल्यू लेते हैं, ले लिया. डेटर की लेते हैं, ले लिया. अदर एसेट की लेते हैं, ले लिया. सबका टोटल आ गया एसेट. रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हटा दिया. माइनस लाइबिलिटी. लाइबिलिटी कितनी है 25% यूनिट 1 की है, तो 1.5 लाख का 25% कितना होता है आधे का आधा 37,500. 2 लाख का 70% कितना होता है 1,40,000. ये लाइबिलिटी है. और एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो आपकी नेट वर्थ आएगी. नेट वर्थ आपको निकालनी है. यहाँ पर एक और चीज़ भी लिख रखी है, एक नोट आ रहा है. रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था यूनिट 1 पे, बताया हुआ है. नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड इन द ट्रांसफर डीड. मतलब कि एक एक इंडिविजुअल एसेट की क्या क्या वैल्यू लगाई है वो गिवन नहीं है. इकट्ठे एक अमाउंट गिवन है 25 लाख रुपए की. अदर एसेट ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 18 फॉर 50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज्ड. हमने बताया कि जो भी आपके डेप्रिसिएबल एसेट हैं, यानी कि चाहे वो पेटेंट हो चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो कुछ भी हो, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर जो WDV आएगी वो नेटवर्थ में कंसीडर करते हैं. तो यहाँ क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया तो माइनस करना पड़ेगा. माइनस कितना करते हैं वो आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपने PGV का चैप्टर नहीं करा है. तो जब आप कर लेंगे तो वहाँ आपको पता लगेगा कि इंटेंजिबल एसेट पर 25% की रेट होती है. 1/7/18 को अगर इन्होंने खरीदा तो उस पर 25% 18-19 ईयर का पहले चार्ज करेंगे. 18 में खरीदा तो 1 अप्रैल 18 से 19 के बीच में 1 साल का चार्ज करेंगे. फिर WDV अगले साल की आएगी, फिर अगले साल का चार्ज करेंगे और ऐसे कर 1 अप्रैल की WDV आएगी. तो 28,125 भी इंक्लूड करेंगे, यानी बिल्डिंग 3 लाख की, मशीनरी, डेटर्स और पेटेंट्स, अदर एसेट्स. अदर एसेट्स जो 1.5 लाख के थे, इस अदर एसेट्स में 50,000 का पेटेंट था जिस पर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, तो पेटेंट हमने अलग कर लिया. 1 लाख के अदर एसेट्स को अलग दिखाया और पेटेंट पर डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद दिखाया. वहीं हमने जो है लाइबिलिटीज़ माइनस कर ली एसेट में से और ये आपकी नेट वर्थ आ गई. यानी एसेट माइनस लाइबिलिटी. इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना है. क्या ख्याल रखना है, जो डेप्रिसिएबल एसेट है उसमें सारा डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ही उनकी WDV ली हो. फर्दर अगर कोई रिवैल्यूएशन कराए तो उसका इम्पैक्ट हटा दीजिए, प्लस माइनस जो भी क्या है उसका इम्पैक्ट हटा दीजिए. ये आपको कंसीडर करना पड़ेगा. और ऐसे एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता लग जाएगी. आपने बेचा 25 लाख में तो 25 आपकी है सेल वैल्यू. एक्सपेंस कर 28,000 एक्सपेंसेस ऑन सेल, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कर दीजिए. नेट सेल कंसीडरेशन फॉर्मेट में डालिए. कॉस्ट नेटवर्थ कितनी है अभी निकाली हमने, एसेट माइनस लाइबिलिटी, कुछ चीज़ों को कंसीडर करके. ये आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपने 36 महीने से ज़्यादा अपने पास होल्ड किया था. तो ये होता है आपका स्लम्प सेल. ये होती है आपकी स्लम्प सेल. ठीक है सर. आखिरी कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ आज. फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर 45 और फिर करेंगे एग्जेम्पशन. बस आपकी 2 क्लास में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा. तो लास्ट कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूँ आज की क्लास का. ओ तेरी यादें आती है ओ सनम मोहब्बत की कसम. अभी लकी अली सर का जो है गाना फेमस हो रहा है, वो गा रहे हैं गोवा में जाकर. कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन. थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या होता है. कंपनी बनती है तो सबको पता ही होगा, पर कंपनी लिक्विडेट भी हो जाती है. जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तब क्या होगा, तो कंपनी जो है अपनी बैलेंस शीट में जो एसेट आ रहे हैं, ये एसेट हो सकता है अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे. अब डिस्ट्रीब्यूट करेगी यहाँ पर 2 चीज़ें होगी. एक होगा कि जो शेयर होल्डर हैं लिक्विडेशन के टाइम वो अपने शेयर्स का त्याग भी करेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे उनके राइट्स. दूसरी चीज़ है जो कंपनी के कैपिटल एसेट है वो कहीं ना कहीं किसी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे.
अब ये दो चीज़ें होगी, इसमें क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ बताया गया है सेक्शन नंबर 46 एंड 46A, वो बायबैक का है। सेक्शन नंबर 46 सब सेक्शन 2 पहले करेंगे, सब सेक्शन 1 बाद में करेंगे। ऑन लिक्विडेशन शेयर होल्डर्स राइट ऑन द शेयर एक्सटिंग्विशेस, रिलिंक्विश तो क्या होगा, छोड़ेगा क्या, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे राइट्स, क्योंकि कंपनी ही बंद हो रही है, तो उसको ट्रांसफर तो माना जाएगा। क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 47 में हमने पढ़ा है कि ट्रांसफर का मतलब सिर्फ सेल करना नहीं होता, बल्कि कुछ और चीज़ें भी होती है, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, बार्टर वगैरह करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो सब ट्रांसफर की डेफिनेशन में आता है। तो ये भी ट्रांसफर तो हो गया है, ट्रांसफर हो गया तो कैपिटल गेन भी देखना पड़ेगा। शेयर होल्डर विल रिसीव मनी और एसेट फ्रॉम द कंपनी, यस, और वही उनकी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी जब बंद होगी तो उनके पास जो शेयर्स हैं उनका राइट चले जाएगा, उसे ट्रांसफर मानते हैं। बदले में इनको कुछ पैसा मिलेगा या फिर एसेट मिलेगा, तो एसेट जो मिल रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेना, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या है पता नहीं किसी को। कंपनी ने अपनी बुक में क्या दिखाई है वो तो किसी को नहीं पता, वो तो कितने पर भी दिखा सकते हैं। इनकम टैक्स वाले तो वही बोलेंगे ना भैया इस एसेट की मार्केट में कितनी वैल्यू है, जो आपको भी मिल रहा है, प्लस आपको कुछ कैश मिल रहा है, तो ये आपका हो गया टोटल कंसिडरेशन, माइनस कर देना कॉस्ट, तो बस हो गया, खत्म कहानी, हो गया कैपिटल गेन। एग्जांपल के तौर पे समझना चाहते हो तो ये देखिए सर, अ शेयर होल्डर हैज़ 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया, कंपनी बंद हो रही है। मिस्टर ए को जो है एक मशीन मिली जिसकी बुक वैल्यू तो 1 लाख है, पर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 है। कंपनी अपनी बुक में क्या दे रही है उससे शेयर होल्डर को क्या मतलब, समझ रहे हैं। जब उस मशीन की वैल्यू ही 50,000 की है तो शेयर होल्डर जब मशीन लेगा तो क्या ना 50,000 का माल मेरे को मिला है, 50,000 का सामान मुझे मिला है, एंड ऑल्सो गेट 30,000 इन बैंक अकाउंट। ही हैज़ एक्वायर्ड द शेयर्स इन द ईयर 2007 फॉर 20,000, तो इसमें आप कैसे कैपिटल गेन निकालेंगे। 30,000 का आपको कैश मिला शेयर्स खत्म होने पर, शेयर्स एक्सटिंग्विश होने पर, क्योंकि कंपनी लिक्विडेट हो गई, साथ में आपको 50,000 की फेयर मार्केट वैल्यू का एसेट मिला, तो टोटल आपको जो है 80,000 रुपीज़ का मिल गया। 20,000 रुपीज़ जो है वो आपकी कॉस्ट है, आप कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल गेन आएगा। अब कई इसमें पूछते हैं सर इंडेक्सेशन क्यों नहीं करी, तो यहाँ पर एज्यूम करा है कि शेयर्स जो है वो लिस्टेड है, इसलिए इंडेक्सेशन नहीं करी, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स जिन पर एसटीटी पे होता है वहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं की जाती है, और क्योंकि कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक है इसके लिए टैक्सेबल भी नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा 112A सेक्शन में। 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन ये वाला एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा सर, अगर मिस्टर ए कैपिटल एसेट जो उसे मिला, जो एसेट मिला 50,000 का, उसको अगर बेचेगा तो इसकी कॉस्ट क्या लेगा। एक तो शेयर्स बेचे, शेयर्स का त्याग हो गया, त्याग क्या हो गया, खत्म हो गया राइट, बदले में पैसा मिला, एसेट मिले, एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान लिया। अब बाद में उस एसेट को भी अगर बेचना पड़ गया तो क्या करेगा, वो एसेट अगर कैपिटल एसेट निकला तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमने एज्यूम करी थी सेल कंसिडरेशन, वो अब मिस्टर ए की कॉस्ट बन जाएगी फ्यूचर में जब उसको बेचेगा। यानी कि 50,000 रुपये का उसको सामान मिला ऐसा माना गया ना। अब अगर उस एसेट को, कैपिटल एसेट अगर वो निकलता है, उसको बाद में जो है 1 लाख रुपए का बेचेगा, तो कॉस्ट क्या माइनस करेगा, 50,000। क्यों, क्योंकि इसको आपने टैक्सेबल बना दिया ना, 30,000 कैश, 50,000 एसेट की वैल्यू, इसको टैक्सेबल बना दिया, सेल कंसिडरेशन में इंक्लूड कर लिया। तो फ्यूचर में जब बेचोगे तो ये कॉस्ट बन जाएगी, हाँ, कि मुझे इतने का पड़ा। साथ में इसमें जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डीम डिविडेंड लगता है। डीम डिविडेंड जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मार्क करके लिख लेना कि ये कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, टू बी कंटिन्यूड इन द चैप्टर ऑफ अदर सोर्सेज। ये था आपका सबसेक्शन 2। बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। सबसेक्शन 1 कहता है कि कंपनी ने भी तो अपने एसेट को ट्रांसफर करा अपने शेयर होल्डर्स को, उसे ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे। मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल एसेट आते हैं, स्टॉक इन ट्रेड को छोड़ के सभी कैपिटल एसेट होते हैं, वो कैपिटल एसेट शेयर होल्डर को देगी कंपनी, जो कैपिटल एसेट शेयर होल्डर को दिया वो ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 बोलता है। हालांकि अगर कंपनी पहले एसेट को बेचती है, बेचकर पैसा लेती है, फिर पैसा शेयर होल्डर को देती है, तो वो ठीक है, पैसा दे सकती है, बट जो यहाँ पर बेच दिया उसे ट्रांसफर फिर मानेंगे। एसेट दे दिया शेयर होल्डर को, उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। कब, ऑन लिक्विडेशन। पता लगे लिक्विडेशन के बिना ही दे रही है, उसे भी आप ट्रांसफर ना माने सर, ऐसा नहीं है, लिक्विडेशन पर नहीं मानेंगे। ये एक्सेप्शन है सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में दे रखा है, ठीक है ना सर। तो यानी कि अगर एसेट पहले बिकता है तो कैपिटल गेन निकलेगा कंपनी के लिए,
फिर एसेट बिक गया, फिर तो कैश आ गया, कैश शेयर होल्डर को चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात करी थी हमने लिक्विडेशन के टाइम। अब बात करते हैं बायबैक के टाइम। बायबैक का मतलब क्या होता है? कंपनी अपने शेयर ही बायबैक कर रही है। सेक्शन नंबर 46A। 5 जुलाई 2019 के बाद कुछ प्रोविजंस चेंज हो गए। सेक्शन 46 के बाद आया 46A। बायबैक अगर कंपनी कर रही है तो उसमें क्या होगा? शेयर होल्डर के फिर से शेयर जा रहे हैं, शेयर होल्डर के पास फिर से शेयर जो है कंपनी खरीद रही है, यही तो हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दो ट्रीटमेंट है। जो लिस्टेड या अनलिस्टेड शेयर्स हैं डोमेस्टिक कंपनी के, उसमें शेयर होल्डर के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, सेक्शन 1034A। 34 था, 34A इंसर्ट कर दिया और कहा गया कि अगर बायबैक होगा किसी लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी का, तो उस केस में शेयर होल्डर के लिए टैक्स नहीं लगेगा। यानी उस पर कंपनी को डायरेक्टली टैक्स देना होगा। कितने रेट पर देना होगा? 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेज। ये रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम है, सेम फिक्स करा हुआ है, तो निकल कर आता है 23.296%। 23.296% पर जो है कंपनी टैक्स देगी, शेयर होल्डर नहीं देंगे। कौन सी केस में? लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर बायबैक होता है, कंपनी शेयर्स खरीदती है। हालांकि देखा जाए तो शेयर होल्डर की इनकम है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, बदले में उन्हें कुछ मिल रहा है, तो शेयर होल्डर के लिए गेन है। पर इस पर टैक्स कंपनी देगी उनके बिहाफ पर, ये यहाँ दे रखा है। इसके अलावा अगर कोई और सिक्योरिटीज़ हैं या बायबैक जो है डोमेस्टिक कंपनी के अलावा कोई और कंपनी कर रही है, तो जो अमाउंट रिसीव होगी कंपनी से वो शेयर होल्डर के लिए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा और शेयर होल्डर के लिए टैक्स निकाला जाएगा। यानी इसकी दो सिचुएशन बन गई है। बायबैक का मतलब है कंपनी अपने शेयर वापस ले रही है और शेयर होल्डर अपने शेयर्स को दे रहा है, यानी ट्रांसफर हो रहा है। डोमेस्टिक कंपनी नहीं है या फिर सिक्योरिटीज लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स के अलावा कुछ है। ये लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स तो है, बट डोमेस्टिक कंपनी नहीं कर रही उसको बायबैक, कोई और कंपनी कर रही है। और डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। तो उस केस में तो भैया शेयर होल्डर के लिए ही टैक्सेबल होगा। जो कंपनी से मिला वो सेल कंसीडरेशन माइनस जो उसकी कॉस्ट लगी वो कॉस्ट, और आ गया कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। बट यदि लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स हैं, डोमेस्टिक कंपनी कर रही है बायबैक, तो उस केस में कंपनी टैक्स देगी। सिंपल सा प्रोसीजर है, गेन निकालकर कंपनी को टैक्स देना होगा, उस पर जो है कंपनी टैक्स देगी। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेक्शन 45 और फिर करेंगे एग्जेम्पशन, तो रेडी रहिएगा। इसके बाद आपका कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत कहे दिल से शुक्रिया।